हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से एक बार फिर से मैं भूगोल की क्लास लेकर आई। आप सब कैसे हैं? कभी कभी मैसेज कर दिया करिए आप सब कैसे हैं। और भूगोल की ये अगली क्लास होगी। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ पर लिखे हैं। जितना अभी तक मैंने पढ़ाया बताया है उसके मैं लगभग 20 पॉइंट, या इसमें तो 17 पॉइंट लिखे, लेकिन लगभग 20 पॉइंट ऐसे जो इम्पोर्टेंट निकाल कर लाई हूँ मैं। इन्हीं को अगर मैं लिख कर नहीं लाती तो ये क्लास लगभग 1 घंटे चल सकती थी, क्योंकि ये पॉइंट लिखने में फिर बताने में समय जाता, और इसलिए मैंने सोचा इनको लिख कर लाया जाए और जल्दी से मतलब आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। और ये पॉइंट अगर कहीं पर कन्फ्यूजन, जैसे कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, जैसे 2-4 पॉइंट इसमें नए जुड़े हुए हैं जो मैंने नहीं बताया, तो वो पॉइंट के थ्रू आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल की अगली क्लास। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस यूपीएससी ज्ञानदायिनी के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और आगे शेयर भी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियाँ में स्थित दर्रा है। तो नीलगिरी, पहले आप सोचिए, नीलगिरी मैंने बताया, अन्नामलाई भी मैंने बताया कि अन्नामलाई कहाँ पर स्थित है और नीलगिरी कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग अगर ये दोनों पॉइंट याद है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित है, क्योंकि नीलगिरी भी एक पर्वत श्रेणी है और अन्नामलाई भी एक पर्वत श्रेणी है, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग ले जाएंगे कि ये दोनों तो केरल के आसपास है, तो पाल घाट दर्रा यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कौन सा दर्रा स्थित है, तो पाल घाट दर्रा स्थित है। और मैंने पश्चिम में आप लोगों को 3 दर्रे बताए थे, जैसे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो बाकी जो 2 दर्रे बचे हैं, थाल घाट और भोर घाट, तो आप इन दोनों दर्रों के विषय में ये बताएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों दर्रे एक ही राज्य पर स्थित है, तो किस राज्य पर स्थित है आप इसे कमेंट कर कर बताएंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि देवताल से संबंधित दर्रा है। अब पहले आप ये सोचिए कि देवताल कहाँ पर स्थित है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि माना दर्रा, तो देवताल कहाँ पर होगा, तो देवताल उत्तराखंड पर होगा। तो देवताल से संबंधित जो दर्रे हैं, वो देवताल से संबंधित दर्रा कौन सा है, तो माना दर्रा है। अब माना दर्रा के विषय में मैंने जब दर्रे पढ़ाए थे, इसकी पिछली क्लास में जब मैंने दर्रे पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने माना दर्रा के विषय में एक बात बताई थी कि ये तिब्बत, इंडिया और तिब्बत, मतलब भारत और तिब्बत को जोड़ती है। कौन सा, माना दर्रा। तो ये उत्तराखंड के तिब्बत में मतलब जोड़ती है, जहाँ यहाँ पर लहासा पाया जाता है, तो तिब्बत को जोड़ती है, भारत और तिब्बत को जोड़ती है। कौन सा दर्रा, माना दर्रा। और माना दर्रा को किस और नाम से जाना जाता है वो कमेंट कर कर आप बताएंगे, क्योंकि मैंने इसे 2 बार उसी क्लास में 2 बार बताया था। ये इसे किस और नाम, किसी मतलब अन्य किस नाम से जाना जाता है, आप ऐसे समझिए, इसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप उसे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, आप लोग ये कहेंगे कि आप तो पिछली क्लास में काराकोरम बताई थी कि काराकोरम लद्दाख में स्थित है और सबसे ऊंचा दर्रा है। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था काराकोरम लद्दाख में स्थित है और सबसे ऊंचा दर्रा है। पर ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा किस राज्य का है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, क्योंकि अब लद्दाख यूटी बन चुका है, वो राज्य नहीं रहा, क्योंकि वो यूटी बन गया। तो ये यांगजी दीवान, ये यांगजी दीवान आपका हिमाचल प्रदेश पर स्थित है, तो ये सबसे ऊंचा दर्रा हो गया है राज्यों में, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है 4 नंबर का पॉइंट है किरगी विरगी, मतलब किरगी विरगी ये दर्रे ही हैं। और फिर है कुगरी भिखरी, ये भी दर्रे हैं, इन्हीं का नाम है, इन्हें किरगी विरगी या आप इन्हें कुगरी भिखरी कह सकते हैं। नामा तथा मुलिंगला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो जैसे मैंने ये दर्रा नहीं बताया था, इसलिए जो पॉइंट वहाँ पर छूटे थे पिछली क्लास में दर्रों में से, वो भी यहाँ पर जुड़ गए ना। तो मैंने ये किरगी विरगी वाला बताया था, तो मैं इसीलिए इम्पोर्टेंट तथ्य लेकर आई हूँ कि ये आपके पॉइंट छूटे भी ना और याद भी हो जाए। तो मुलिंगला दर्रा कहाँ पर, तो ये सारे के सारे दर्रे उत्तराखंड पर स्थित है। उत्तराखंड में मैंने आपको 3 दर्रा बताया था, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और उसके आगे आप इन्हें याद करिए, मुलिंगला दर्रा, नामा दर्रा, इसे किगरी विगरी दर्रा, इसे नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन भिखरी एक बार पूछा गया है पेपर में कि भिखरी दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आप यूके बता सकते, उत्तराखंड में स्थित है। अगला पॉइंट है कि नर्मदा, दामोदर और ताप्ती नदियाँ उदाहरण हैं। तो मैंने जैसे कल पठार पढ़ाया था, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया था, तो वहाँ पर नर्मदा और ताप्ती के विषय में तो मैंने बात किया था, लेकिन दामोदर नदी के विषय में मैंने बात नहीं किया था।
तो इसलिए मैं यहाँ पर दामोदर नदी को भी लेकर आई हूँ कि ये किसके उदाहरण है। तो जैसे आगे लिखा है, ये भारतीय रिक्त घाटी के उदाहरण है, या रिक्त घाटी आप बोले या भ्रंश घाटी आप बोले, बात एक ही है दोनों, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, तो मैंने ताप्ती और नर्मदा के विषय में बताया था कि कभी कभी, जैसे मैंने वहाँ पर बताया था, कभी कभी बाप से भी बेटे को टकरार लेनी पड़ जाती है, कि मजबूरी हो जाती है कि बाप से अब हमें टकरार लेनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए ये बंगाल की खाड़ी में न जा करके अरब सागर की खाड़ी में आकर गिरती है। तो इसी वजह से इन्हें रिक्त घाटी या भ्रंश घाटी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे है कि उड़ीसा की गढ़जात पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। अभी जनजातियां वगैरह मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ पर था, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये बता दिया जाए। तो जैसे अभी पेट का, अभी यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, वहाँ पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप लोग उसको भी उत्तर देंगे कमेंट में। तो यहाँ पर गोंड जनजाति है। ये कहा कि उड़ीसा की गढ़जात पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है, तो गोंड जनजाति है, ठीक है। इसे आप याद करिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि मैं वही प्रश्न लाई हूँ जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर 20 पॉइंट आपको बताऊंगी। 20 में से ऐसे पॉइंट हैं जो 20 मिनट की ये वीडियो लगभग होगी, मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो होगी, और इसमें से आपको लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको हर पेपर में मिलेगी। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दर्रों के विषय में ये प्रश्न है। और तो आइए आगे देखते हैं। आगे है कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जो टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति निवास करती है। मैंने नीलगिरी पहाड़ी पढ़ाया था, नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है वो भी मैंने बताया कि यहाँ पर कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, पर मैंने ये नहीं बताया था कि यहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है। तो इसलिए ये पॉइंट छूट गया था, तो इसलिए मैं एक पॉइंट लेकर आई। तो ये कहाँ पर टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र पर निवास करती है, ठीक है। और भी जितनी जनजातियां बचेंगी आप ये टेंशन बिल्कुल मत लेना कि यहाँ पर बस 2 ही जनजात बताई गई, क्या इसके आगे नहीं बिल्कुल बताइए। एक जनजात का 1 या 2 लेक्चर बनेगा, क्योंकि जनजात थोड़ी नहीं है, बहुत है, तो इसलिए सारी जनजातियां बताई जाएंगी। भूगोल का ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जो आपके पास नहीं पहुँचेगा। हाँ, मैंने ये बात पहले भी कही कि हो सकता है कि चैप्टर या टाइप आगे पीछे हो सकते हैं, कि कोई चीज़ आगे हो गई, कोई चीज़ पीछे हो गई, लेकिन आपके पास सारा कुछ पहुँचेगा, सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। अगला यहाँ पर लिखा है केरल तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित पहाड़ियां हैं। तो कौन सी पहाड़ियां हैं, तो केरल और तमिलनाडु की दोनों की सीमाओं पर अवस्थित पहाड़ी कौन सी है, तो अन्नामलाई पहाड़ी है। अब आप लोग बताइए कि दक्षिण भारत की, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ 17 ही पॉइंट लिखे, लेकिन मैं 20 उनको बना दूंगी, 20 से ज़्यादा बन जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे अन्नामलाई, तो बताइए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो अन्नामलाई पर ही स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों की सीमा पर एक पर्वत ग्रंथि का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, तो जो तमिलनाडु है, यहाँ पर जैसे लिखा है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, जो आप ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर केरल है, और यहाँ पर तमिलनाडु का ये हिस्सा है, ये पूरा केरल का है, और इस केरल के ऊपर कर्नाटक है। तो यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। आप याद करिए, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी 3 राज्यों का विवाद है, आप हमेशा इसको बिल्कुल रट लीजिए, 3 राज्यों का, इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आते हैं, ठीक है। तो नीलगिरी पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ी है। तो गिरिडीह जिला है झारखंड का, वहाँ पर कौन सी पहाड़ी स्थित है या कौन सी हिल स्थित है, पहाड़ी को आप हिल भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर पारसनाथ हिल स्थित है। ये पॉइंट यहाँ पर क्यों बताया गया, क्योंकि ये उत्तराखंड की बात हो रही थी, तो उत्तराखंड में हिल की बात आ गई, तो वहाँ से ये प्रश्न भी निकला है कि झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो पारसनाथ हिल स्थित है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है। जैसे मैंने इसे कल कई बार बताया था कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में, जैसे मैंने ये बताया था कि यहाँ ये प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिण भारत आप कह सकते हैं, दोनों बातें। तो यहाँ पर क्या सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, इसके ऊपर विंध्य की पहाड़ियाँ या विंध्य पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पर विंध्य के पर्वत के नीचे नर्मदा नदी और सतपुड़ा के नीचे से ताप्ती नदी। तो उत्तर में सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है, ठीक है। तो इसलिए इसके बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है या कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। सतपुड़ा यहाँ पर है, इसके उत्तर में नर्मदा और इसके दक्षिण में ताप्ती है। ये पॉइंट हो गया। अगला है कि ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा पर्वत या पहाड़ है जो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर क्योंकि मेरा प्रश्न जब मैं शुरू में एग्ज़ाम में बैठना स्टार्ट की थी, तो मेरा ये प्रश्न गलत हो गया था।
नीलगिरी तो मुझे पता था कि नीलगिरी पर्वत है या पहाड़ी है, लेकिन ब्लू माउंटेन मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो ये मेरा प्रश्न गलत हो गया। तो इसीलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा कभी कभी दिमाग लगाना भी खतरनाक हो जाता है कि हम ज़्यादा सोच गए कि ब्लू माउंटेन कुछ और होगा। मैंने यहाँ नीला सोचा ही नहीं था कि नीलगिरी पहाड़ी हो सकता है। तो इसलिए इस पॉइंट को मैं लेकर आई। कभी कभी सरल प्रश्न ऐसे गलत होते हैं जैसे लग रहा है आ तो रहे थे, लेकिन जब घर आकर हम मिलाते हैं तो वो प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको सरल प्रश्नों पर होता है। कठिन प्रश्न या तो आपको आ रहे होंगे या तो फिर नहीं आएंगे, दो ही बातें होती हैं, क्योंकि उनमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। लेकिन सरल प्रश्न इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि उनमें 4 ऑप्शन जो रहते हैं वो चारों पढ़े रहते हैं। अब हमको ये नहीं पता कि नीलगिरी को ही ब्लू माउंटेन कहते हैं कि सतपुड़ा को ब्लू माउंटेन, क्योंकि मैंने सतपुड़ा भी पढ़ रखा है, नीलगिरी भी पढ़ रखा है, अन्नामलाई भी पढ़ रखा है, और यहाँ पर आप एक पहाड़ी और भी कोई ले लीजिए। जैसे मैंने चारों पहाड़ियाँ पढ़, तो मुझे पर पता ही नहीं है ना नीलगिरी मतलब ब्लू माउंटेन किसे कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाने के कारण मेरा ये प्रश्न गलत हो गया था। इसलिए मैं लेकर आई कि आप लोगों का आगे प्रश्न बिल्कुल इस तरह के बिल्कुल ना गलत हो, क्योंकि मेरिट हमेशा सरल प्रश्नों से बनती है। कठिन प्रश्न तो सबके लगभग गलत होते हैं। ज़्यादा कठिन हुए तो किसी को नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत कठिन हुआ तो अब 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको आ रहे होते हैं, 50% ऐसे होते हैं जिनको नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन जो सरल प्रश्न होते हैं वो सबको लगभग आ रहे होते हैं। लेकिन अगर कन्फ्यूजन में आप सरल प्रश्नों में 2-4 प्रश्न भी पीछे रह गए ना तो मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए सरल प्रश्न कभी भी गलत ना होने दें, ये प्रयास करिए। जैसे इसका अगला पॉइंट है कि भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो आप थोड़ा कमेंट करिए कि कोयले का विशाल भंडार कहाँ पर पाया जाता है। भारत में कोयले का विशाल भंडार कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था ये कहाँ पाया जाता है। तो गोंडवाना सेल में, कल या परसों जो पिछली क्लास हुई थी इसमें मैंने इसकी चर्चा की थी। गोंडवाना सेल में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न छूट गया था, देखिए याद आ गया मुझे कि जो सतपुड़ा की पहाड़ी है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। और धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो पंचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद करिए। कभी कभी पूछता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। ये धूपगढ़ कहाँ है? नर्मदा नदी में ही स्थित है, ठीक है। तो इसे आप याद करते हैं, ये पंचमढ़ी में स्थित है। अगला पॉइंट है करेवा। करेवा भू आकृति पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है करेवा भू आकृति? आप कमेंट करके बताएंगे कि करेवा भू आकृति पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है। तो जैसे वहाँ पर लिखा है कि करेवा भू आकृति आपकी कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर हिमालय में आपकी करेवा भू आकृति पाई जाती है। उसके नीचे का अब आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं इसे ऊपर लिखती हूँ। बस 1 मिनट का समय दीजिए, बस इसको मिटा के। मैं नीचे वाला 3 पॉइंट छूट रहा था, मैं ये बात जान रही थी कि नीचे का नहीं दिखेगा, पर मेरा लिखने के लिए मजबूरी थी कि मुझे लिखना पड़ा। करेवा के आगे है कि विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों से संबंधित है। कौन सी पर्वतमाला विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो कौन है? भारत में विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण है तो कौन है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियां। कौन है? हिमालय पर्वत श्रेणियां। क्योंकि आप जानते हैं जैसे शिवालिक तो सबसे नवीन मानी जाती है, और उसके बाद जैसे बृहद हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, ये सारे नवीन श्रेणी पर आते हैं। तो नवीन वलित पर्वतों की श्रेणी पर कौन आता है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियां आती हैं, ठीक है। ये प्रश्न आप याद कर, पूछा जाता है कि पर्वत जो हिमालय पर्वत है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वलित में आते हैं कि मोरदार में आते हैं कि नवीन में आते हैं। तो ये नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। इसके अगला पॉइंट वहां पर लिखा है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। अब जैसे ये आपका हिमालय है, ये आपका भारत है, ठीक है। ये आपका भारत है, मान लीजिए। यहाँ से हिमालय जब जाता है तो कहाँ से पूर्वी सीमा बनती है? सबसे पूर्वी सीमा
तो ये हिमालय हो गया। तो यहाँ से क्या आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय का पूर्वी सीमा, सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला पॉइंट है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है। तो कहाँ से प्राप्त करता है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है, तो कहाँ से प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। अब मानसून, जैसे अभी तो भारत का मानसून पढ़ाएंगे कि कैसे आता है, कब आता है, जून में कौन से सप्ताह से आना स्टार्ट हो जाता है, सारी बात मैं बताऊंगी। पर यहाँ पर ये प्रश्न हिमालय की बात है, हिमालय जैसे मैंने पढ़ा दिया है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आप याद कर लें कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त करता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून आप सोचेंगे कैसे, तो ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम है, ठीक है। तो यहाँ से, यहीं से भारत में मानसून प्रवेश करता है, यहीं से भारत में प्रवेश करता है। तो जब ये ऊपर जाता है तो ये हिमालय भी ऊपर है, तो यहीं से ये अधिकांश वर्षा का भाग प्राप्त करता है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं ये 20-25 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसलिए मैं लेकर आई थी। जैसे कुछ पॉइंट छूट गए थे, मतलब मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है पर छूट गया है, और आप लोगों का छूटना कुछ भी नहीं है, कुछ भी छूट ना पाए, मेरे कारण तो बिल्कुल ना छूट पाए। अब आप पढ़े या ना पढ़े ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये वाली क्लास आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं जल्द ही। बस आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान भी रखते रहिए, इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। अच्छा लगे तो औरों से भी बताइए, और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे मैं वीडियो पे बहुत कम बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कभी बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। एक आध वीडियो में मैंने बोला होगा अभी तक, क्योंकि मुझे खुद ये बात कहनी पसंद नहीं आती है कि बोला जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम कर रहे हैं उसे बस करते रहिए, अगर अच्छा लगेगा तो लोग खुद ही शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं भी करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपने से बड़ों का सम्मान करिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा। आपके अगल बगल आस पड़ोस में अगर कोई गरीब है, आप सहयोग करने योग्य हैं, तो आप ज़रूर सहयोग करिएगा। बस, क्योंकि अगर आपको ऊपर वाले ने योग्य बनाया है कि आपके पास है सब कुछ, आप संपन्न हैं, तो अगर किसी को आप गरीब देख रहे हैं, आप सहयोग करने लायक हैं, तो बिल्कुल करें। इसमें हिचकिचाहट वाली कोई बात नहीं कि सामने वाला क्या सोचेगा, उसे ज़रूरत है और आप उस ज़रूरतमंद को अगर आप करने लायक हैं तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि आप सभी को।